कम्युनलिज्म भी एक नतीजा है स्वदेशी मूवमेंट का, और आज कम्युनलिज्म का ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 1937 ऑनवर्ड्स। कम्युनलिज्म संप्रदाय सुना होगा आपने? बिल्कुल भी नहीं, संप्रदाय नहीं होता, सांप्रदायिक। आपने सुने होंगे सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिकता, वो कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को समझना पड़ेगा स्वदेशी मूवमेंट की बैकग्राउंड में कैसे आता है कम्युनलिज्म। देखिए, कम्युनलिज्म की कंसिडरेशंस क्या होती हैं। कम्युनलिज्म ये मानता है, सपोज़ कीजिए कि एक रिलीजन है हिंदू, सपोज़ कीजिए एक रिलीजन है इस्लाम। तो कम्युनलिज्म ये मानता है कि जो लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स हों, जैसे 1 2 3 4 5 फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये किसी एक रिलीजन के फॉलोअर हैं, इसकी वजह से इनकी सारी सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन होंगे। सेकुलर इंटरेस्ट माने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनके कॉमन ही होंगे, क्योंकि ये एक रिलीजन को मानते हैं। इसी तरह से जो इस्लाम को मानते हैं, इनके भी सबके सेकुलर इंटरेस्ट आपस में कॉमन होंगे, जबकि असल में इससे अलग हो सकता है। मान लीजिए आप हिंदू धर्म में हैं, लेकिन आपके सोशल इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन कम्युनलिस्ट ये मान के चलता है, और कम्युनलिज्म ये मानता है कि इस एक धर्म से बिलोंग करने वालों के सारे सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन होंगे। ये इनकी पहली सोच होती है। ये उतनी घातक नहीं है, इसकी दूसरी सोच ज़्यादा घातक हो जाएगी पहली से। कम्युनलिस्ट ये मानते हैं, और कम्युनलिज्म ये माना जाता है कि जो लोग किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जिनके आपस में तो सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन है, इनके सेकुलर इंटरेस्ट आपस में कॉमन है, इनके सेकुलर इंटरेस्ट आपस में कॉमन है। पहले इन्होंने लोगों को जोड़ा, और जोड़ने का आधार धर्म है, लेकिन जोड़ा ये कह के कि आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कॉमन है, जुड़ो। इनको भी जोड़ा तो अब ये दो खेमे बन गए। लेकिन दूसरी थ्योरी ये यही कहते हैं कि इन दो फॉलोअर्स में, रिलीजन इस्लाम के फॉलोअर, रिलीजन हिंदू के फॉलोअर के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपस में डिफरेंट होते हैं। इंटर रिलीजियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सेकुलर इंटरेस्ट आर डिफरेंट। समझ आई? यहां पर भी बात रुक जाती है अगर ये ऐसे डिफरेंट कहते तो ये ऐसा होता, डिफरेंट है, इनके डिफरेंट चल रहे हैं, इनके डिफरेंट चल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट के साथ ये वर्ड लगाते हैं कि डिफरेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब किसी एक की तरफ जाएंगे जितना, दूसरे के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उतने ही कॉम्प्रोमाइज हो गए, और अगर इसकी तरफ जाते हैं तो इसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उतने ही दूर हो गए, डिप्राइव हो गए। तो डिफरेंट एंड डाइवर्जेंट हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम वन पर्टिकुलर रिलीजन, सो द अडहेरेंट्स, द फॉलोअर्स ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन, दे ऑल आर हैविंग common secular interest, social, political, economic, but the adherents of two different religion, they are having different and divergent secular interest। और तीसरी सोच उस पर भी घातक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि कभी ना कभी ये इंटरेस्ट इस तरह से आ सकते हैं और म्यूचुअली ओवरलैप कर सकते हैं, कभी तो मिल सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो दो डिफरेंट रिलीजन के जो अधेरेंट्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके सेकुलर इंटरेस्ट डिफरेंट, एंटागोनिस्ट एंड म्यूचुअली इनकम्पैटिबल होते हैं। म्यूचुअली इनकम्पैटिबल होते हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली कंपैटिबल। कभी भी ये परिस्थिति नहीं आएगी, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। ये अकोमोडेट होगा तो ये किसी कॉस्ट पे अकोमोडेट नहीं होगा, ये अकोमोडेट होगा तो ये किसी कॉस्ट पे अकोमोडेट नहीं होगा, तो म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। तो बस जहर घुल गया, फिर ख़त्म कहानी। आई बात समझ में? कम्युनलिज्म इन तीन चीज़ों में बिलीव करता है। अक्सर इतिहासकार अंग्रेज ये कहते थे कि कम्युनलिज्म हमारी देन नहीं है, कम्युनलिज्म तो मिडेवल इंडिया की देन है। जब तुर्क आए, अफ़गान, मुग़ल, ये शासक भारत में आए, तब से हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई है। लेकिन राइटर ये बता रहा है
कि कम्युनलिज्म मिडेवल इंडिया की देन नहीं है, कम्युनलिज्म न्यू एंड मॉडर्न वर्ल्ड की देन है। ये 1870 के अराउंड आकर के शुरू हुआ, उसके पीछे नहीं, क्योंकि मिडेवल इंडिया के टाइम पर लोगों में रिलीजियस स्ट्राइफ था, क्वेरल्स थे, बट कम्युनलिज्म नहीं था। आई बात समझ में? क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद करके रखिएगा, अंग्रेज़ों ने हमेशा से कोशिश की थी कि इंडिया में डिवाइड किया जाए और फिर रूल किया जाए, और उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थी इस मामले में, और उसके लिए उन्होंने कई यत्न और कई कदम भी उठाए जो मैं अभी बताऊंगा, जैसे मुस्लिम लीग का बनना और बाकी चीज़ें। लेकिन मेन एस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि अंग्रेज़ों का ये पूरी की पूरी अप्रोच इलॉजिकल थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब मुस्लिम्स को ये कहते थे कि भाई आपको हम एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर कार्व आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर साइंटिफिकली वो इसलिए रॉन्ग हो जाते थे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट रिलीजन पर बेस्ड नहीं होते, वो रिलीजियसली डिसाइडेड नहीं होते। ये मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ। अगर इकोनॉमी और पॉलिटी रिलीजियसली डिसाइड होती तो सेम रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग दो सेम जगहों पे हैं जहाँ पर सेम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिपेंड करता है कल्चर पे, ना कि रिलीजन पे। कल्चर ज़्यादा वाइडर एंटिटी है इस कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए कल्चर वर्ड अलग से यूज़ होता है रिलीजन के साथ साथ। कल्चर होता है कि आपने आपके डिस्पेंस में अवेलेबल रिसोर्सेज को किस वे में यूटिलाइज़ किया, आप कितने ओपन हैं टुवार्ड्स द सोसाइटी, और आप कितने प्रोग्रेसिव हैं टुवार्ड्स द इनोवेशंस। दैट इज़ योर कल्चर। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रही वही धर्म की एक कम्युनिटी हो सकता है कि कल्चरली वीक हो, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी वीक होगा, लेकिन किसी दूसरे रीजन में रहने वाली उन्हीं रिसोर्सेज को अवेल करके वही रिलीजियस कम्युनिटी कल्चरली बहुत साउंड है, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आई बात समझ में? इसलिए रिलीजन इज़ नॉट द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इट इज़ द कल्चर which is important, and culture is somewhere being distorted by the Europeans because our resources were at the dispense of the Britishers। वो हमारे होके हमारे नहीं थे। हमारा फार्मर कितना क्या प्रोड्यूस करेगा ये वो डिसाइड कर रहे थे, कितना करेगा ये वो डिसाइड कर रहे थे, वो किस कॉस्ट पे उसे बेचेगा ये वो डिसाइड कर रहे थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट सर्वाइव करें या र्यून हो ये वो डिसाइड कर रहे थे, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आए या ना आए ये वो डिसाइड कर रहे थे। टेक्नोलॉजी आए तो वो रेलवे में आए, शिपिंग में आए, और वो भी किस क्षेत्र में किस तरह से आए ये वो डिसाइड कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और कितनी करेगा ये वो डिसाइड कर रहे थे। एवरीथिंग उनके हाथ में है, तो कल्चर भी उसी वे में डेवलप हुआ। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एस्पेक्ट ये है कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ये ख्याल करने की ज़रूरत थी कि ये रिलीजन नहीं है इस्लाम जिसकी वजह से वो वीक और बैकवर्ड रह गए, ये ब्रिटिशर्स का कॉलोनियलिस्ट कैरेक्टर है और उनकी इम्पीरियलिस्ट टेंडेंसी है जिसकी वजह से ना मुस्लिम ना हिंदू ऑल इन ऑल पूरा भारत सफ़र हो रहा है। वो इसको सुधारें तो सारा का सारा कल्चर सेटल हो जाएगा, फिर रिलीजियस सेफगार्ड्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। तो वो इलॉजिकल थे इस मामले में, बट चलो वो पॉलिसी उन्होंने यूज़ की। तो राइटर ये कह रहा है कि इट इज़ अ बर्थ ऑफ न्यू एंड मॉडर्न वर्ल्ड दैट कम्युनलिज्म 1870। वो इसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या दे रहा है, वो कौन सा तथ्य दे रहा है इसके समर्थन में? वो ये कह रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी की नीड बहुत यूनिक है एंशिएंट और मेडिवल सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सेटअप है ना, इस पॉलिटिकल सेटअप में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मास अवेकनिंग, दूसरा मास पार्टिसिपेशन। क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डेमोक्रेसी। मॉडर्न सोसाइटी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म। तो ये पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये इलेक्शन सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली नेसेसिटेट करता है इस चीज़ को कि मास पार्टिसिपेशन होना बनता है। और मास पार्टिसिपेशन कैसे होगा? उसके लिए यू नीड टू यूनाइट मोर एंड मोर मासेस विद ईच अदर। आपको मासेस के बीच में ज़्यादा लिंक, ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। बट हाउ कैन यू कनेक्ट द मासेस जो कास्ट, क्लास,
रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी के नाम पर इतने बटे हुए हैं, तो उसके लिए फिर आपको उनको एक कॉमन आइडेंटिटीज़ देनी पड़ती हैं। और कॉमन आइडेंटिटी में सबसे बेस्ट कॉमन आइडेंटिटी है नेशनलिज्म, नेशनल्स। You can be Hindu, you can be Muslim, you can be Jain, you can be Parsi, but the easiest aspect is you are Indian. You are Indian. So हिंदू से इंडियन का सफ़र, इस्लाम से मुस्लिम से इंडियन का सफ़र, बुद्ध से इंडियन का सफ़र, दलित से इंडियन का सफ़र, स्वर्ण से इंडियन का सफ़र, अगड़े से इंडियन का, पिछड़े से इंडियन का, ग्रामीण से इंडियन का, शहरी से इंडियन का, अनपढ़ से इंडियन का, पढ़े लिखे से इंडियन का, रूलर से इंडियन का, प्रजा से इंडियन का, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस से इंडियन का, लैंडलॉर्ड एरिस्टोक्रेसी से इंडियन का। इन सारे विभिन्न क्षेत्रों से सफ़र कराना था, एक रेलवे स्टेशन पे लेके जाना था सबको, नाम था उसका इंडियन, वहाँ नाम था उसका नेशनल। ये हो गया कॉमन रेलवे स्टेशन, कॉमन आइडेंटिटी। पूरे विश्व भर ने इसका प्रयास किया था, लेकिन यह आसान नहीं होता। इंडिया में तो इसे 150 बरस लग गए, कई डिकेड बीत गए ये रियलाइजेशन में होने के वी आर अ नेशन, वी आर इंडियन। 150 बरस ले गई ये चीज़। तो इसका फिर शॉर्टकट तरीका ढूंढना पड़ता है उनको जो लीडर होते हैं। तो लीडर फिर शॉर्टकट तरीके के तौर पर क्या ढूंढते हैं? अब एक मॉडर्न सिस्टम ने नेसेसिटेट किया कि ये करो, लेकिन इट इज़ अ स्लो एंड वेरी ग्रेजुअल, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट यू नीड टू डू इट इन अ शॉर्ट टाइम। देन व्हाट विल यू फाइंड आउट? यू विल ट्राई टू क्रिएट अ मिडल पाथ। अब कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ अलग करोगे। वो क्या करेंगे? आप ये मानेंगे कि किसी ग्राउंड पे तो ये लोग किसी फॉर्म में कभी कनेक्टेड होते ही होंगे। क्या कोई ऐसी डोरमेंट स्टेज में पड़ी हुई या मड के अंदर दबी हुई कोई प्रोसेस या फेनोमेना नहीं है जिसके बेसिस पे ये कभी कनेक्टेड रहे होंगे? कभी तो इन्होंने कॉमन होकर के किसी को खदेड़ा होगा, रिटेलिएट किया होगा। उनका पता लगाओ। तो वो जब पता लगाया तो वो पता लगता है कि रिलीजन एक ग्राउंड है। ये रिलीजन के नाम पे जुड़ते हैं, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, पढ़ा लिखा, अनपढ़ हो, लेकिन रिलीजन के नाम पे लामबंदी होती है इनकी। कास्ट एक काम है, कास्ट के नाम पे भी जुड़ते हैं ये, रीजन के नाम पे, प्रोविंस के नाम पर भी जुड़ते हैं ये, क्लास के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पे भी जुड़ते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके नाम पर ये जुड़ते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंटली जो यूटिलाइज हो गया इस टाइम पर वो रिलीजन हो गया। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये हुआ है और इंडिया में भी हुआ है कि नेशनल अवेकनिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए स्पिरिचुअलिज्म का, रिलीजन का इस्तेमाल हुआ है। राम राज्य, वेद, हमारी एंशिएंट कल्चर, मौर्य साम्राज्य, इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। पुराने हीरोज़ का जिक्र हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रीली स्वदेशी मूवमेंट में ये कहा गया, वीर अष्टमी मनाते थे स्वदेशी मूवमेंट वाले, वीर अष्टमी मनाते थे। वीर अष्टमी माने मिडेवल इंडिया के 8 हीरो उसको चेरिश करते थे, जिनमें से जैसे पृथ्वीराज चौहान, जैसे महाराणा प्रताप, ये इस तरह से 8 हीरो चुने इन्होंने। और लोगों को कहा कि राष्ट्रवाद नहीं जानते ना? कहते नहीं, क्या होता है? कहते नहीं पता ना तुम्हें कि किस तरह से पॉलिटिकली उन्होंने, नहीं। कहते महाराणा प्रताप का संघर्ष याद है अकबर से? कहते हाँ वो तो याद है। क्या था वो? कहते अपनी आन बान शान की खातिर, राजपूताना शान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए ताउम्र उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, तहशीश कलम हो जाए। कहते ये राष्ट्रवाद है, समझ आया? कहते हाँ। कहते इसका पालन कर। इस बार अकबर कौन है? कहते अंग्रेज। कहते खदेड़। तू कौन है? महाराणा प्रताप का वंशज। तो आपने शॉर्ट टर्म में नेशनलिज्म की फीलिंग इंस्टॉल करने के लिए ऑलरेडी प्रिवेलेंट पॉपुलर ब्रांड, पॉपुलर नेम्स, पॉपुलर नेशनलिज्म, पॉपुलर फीलिंग, द इंडिजीनियस नेशनलिज्म, उसको मॉडर्न सेंस में रिवाइव करके यूज़ किया। इसलिए हमारे इस टाइम के जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट, इन्हें रिवाइवलिस्ट भी कहते हैं। क्या रिवाइव किया इन्होंने? वो जो थोड़ा दब चुका था वो वाला नेशनलिज्म, बिकॉज इट वॉज अ पॉपुलर, इट वॉज कनेक्टेड विद द मासेज ना। अब देखो ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पर पहले तो डेमोक्रेसी ने इंडिया देखी नहीं। ये बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो तो इंडिया ने देखी ही नहीं। ये बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ, वो तो इंडिया ने देखा नहीं। बट ये सब अचीव होगा जब देश में एक राष्ट्रवाद होगा,
पहले राष्ट्रवाद तो ले आओ, उसके लिए फिर इन्हें वही दिखाओ जो इन्होंने देखा है। आपको कोई भी एग्जाम्पल इमेजिन में वही करा सकता हूँ ना जो एग्जाम्पल कभी ना कभी आपने कहीं देखी सुनी पढ़ी है, फिर एकदम से कंसेप्ट याद आता है। अब जो आपने कभी देखा ही नहीं, मैं वो इमेजिन कराने लग जाऊँ तो वो होना नहीं। आपको सपने भी वही आते हैं जो आपने कभी लाइफ में कुछ सुना देखा है। ऐसा सपना नहीं आता जो आपने नहीं देखा है। ऐसे ग्रह का सपना नहीं आएगा जिसके बारे में नासा ने कभी नहीं बताया। वो ग्रह जरूर सपने में आएंगे जो नासा कभी कभी बताता है कि यार मैं कल मंगल पे था, हाँ चलो ठीक है, लेकिन कोई अपनी तरफ से नाम नहीं देंगे कि यार मैं कल चिंकू पे था, क्योंकि चिंकू नाम का कोई ग्रह अभी बताया नहीं है किसी ने। समझ आई बात? समझ आई बात? हम इमेजिन भी और वेग से वेग सपना या सबकॉन्शियस माइंड में भी वही होता है जो कभी कहीं सुना, देखा, पढ़ा, स्पर्श, महसूस किया, तो वो उन्होंने किया और ये बस हो गया कम्युनलिज्म। इससे क्या होता है, लोग रिलीजियसली कॉन्शियस हो गए, लेकिन ये रिलीजियस कॉन्शियसनेस कब कम्युनल कॉन्शियसनेस हो गई ये पता ही नहीं चला। रिलीजियस कॉन्शियसनेस इज अ गुड थिंग, कम्युनल कॉन्शियसनेस इज अ बैड थिंग। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरी तरह से आप रिलीजियस कॉन्शियस से ट्रांसफॉर्म हो गए कम्युनल कॉन्शियस की तरफ। और ये हुआ कैसे, अब इसको हम रिलीजियस कॉन्शियस से आप कम्युनल कॉन्शियस की तरफ कैसे आए इसको समझेंगे। इसके लिए कुछ कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। वो कंसेप्ट क्या है? देखिए, जब आप अंग्रेजी शासन की बात करते हैं भारत में, देवर अपॉर्चुनिस्ट, एक सिंगल अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाले आदमी नहीं है वो। और अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सबसे प्रायोरिटी पे है कि रूल एंड नहीं होना चाहिए, हमारा शासन एंड नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो करना बनता करो। क्या करना बनता है? जो जब जिस समय में डेटरेंस और थ्रेट बने उसकी शक्ति क्षीण करा दो, काउंटर खड़ा कर दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोविंस के नाम पर डिवाइड करके रूल करना चाहा। जैसे बंगाल प्रोविंस को एजेंडे पे लिया कि बंगाल प्रोविंस इज नॉट गुड, तो वेस्ट बंगाल के खिलाफ खड़ा कर दिया ईस्ट बंगाल। आई बात समझ में? तो उन्होंने प्रोविंशियल डिवाइड एंड रूल किया। उन्होंने किसानों को जमींदार के अगेंस्ट किया, बंगाल का किसान और बंगाल का जमींदार, तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल। उन्होंने शहरी ग्रामीणों को शहरों के विरुद्ध किया, डिवाइड ऑफ रूरल एरिया फ्रॉम द सिटी एरियाज, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल। उन्होंने पढ़े लिखों को अनपढ़ से अलग किया, उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स को एजुकेटेड से अलग किया। जितनी तरह की डिवीजन हो सकती थी की, जिसमें सबसे भयंकर उन्होंने मुस्लिम को हिंदू से अलग किया। क्योंकि यहाँ पर आपको अब ब्रिटिशर्स की एक आइडियोलॉजी सुननी है, समझनी है। वो क्या अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नेशनल फीलिंग अवेकन करने के लिए रिलीजन को एक आउटर कलर के तौर पर यूज़ तो किया, एक टिंज मान सकते हैं, लेकिन उस टिंज को पूर्ण रूप से प्रोपेगेंडा बना करके दो कम्युनिटीज़ को काउंटर करने का काम जो किया वो अंग्रेजों ने किया, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलना चाहते थे और इसमें उनको बहुत सी चीज़ों का समर्थन और साथ मिल गया। अंग्रेज कभी भारत को एक नेशन मानते ही नहीं थे। वो ये मानते थे कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस सेगमेंट हैं जिनसे उनकी अपनी कम्युनिटीज़ आती हैं, और यही रिलीजियस कम्युनिटीज़ का एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फेडरेशन है, अगर उसे इंडिया कहना है तो कह दो। वो ये कहते थे कि यहाँ पर एक हिंदू नेशन होगा, एक मुस्लिम नेशन होगा, एक ईसाई नेशन होगा, एक बुद्ध नेशन होगा, एक जैन नेशन होगा, बट इट इज़ नॉट इंडिया। क्योंकि धर्म से जो कम्युनिटी आ रही है उनके सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन है, जबकि इन सभी धर्मों के अपने अपने इंटरेस्ट सेकुलर एक दूसरे से डिफरेंट और डाइवर्जेंट हैं, एंटागोनिस्ट और म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हैं। तो दे आर नॉट अ सिंगल नेशन, ऐसा अंग्रेजों की धारणा थी। और उसी वे में उन्होंने इस धारणा को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए, जिसमें सबसे बड़ा प्रयास था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम देना। कम्युनलिज्म की फीलिंग को उन्होंने पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हर वो कैटलिस्ट इंड्यूस किया और हर वो रॉ मटेरियल दिया जो देना बनता था। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया, जिसका तर्क उन्होंने ये दिया कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी कंट्री में कोई राइट्स नहीं है। जिसका तर्क उन्होंने ये दिया कि क्योंकि मुस्लिम इस्लाम रिलीजन से आने वाली एक कम्युनिटी है, इसलिए इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिंदू से डाइवर्जेंट हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं।
इसकी वजह से इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की नीड है एज कम्पेयर टू हिंदूज़। ये गलत धारणा थी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिलीजन पे बेस्ड नहीं होते पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ये की कि जो एक्चुअल नीड थी मुसलमानों की वो क्या थी? वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, वो सोशली बैकवर्ड थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थी। ये सब ना दे करके उन्हें एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ग्रुप बनाया वाया द मुस्लिम लीग टू काउंटर द कांग्रेस, जिसकी वजह से उनका नुकसान उल्टा ये कर दिया कि जो ग्रोइंग नेशनल स्ट्रीम थी, द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनलिज्म, उनसे उन्हें वंचित किया, डिप्राइव्ड किया, और उस मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनने दिया नेशनलिज्म की मूवमेंट को वीक करने के लिए, जिस मेन स्ट्रीम का पार्ट मुस्लिम नहीं बन पाए। ये था मेन एजेंडा, ना कि उन्हें बेनिफिट देना मेन एजेंडा था। अगर अंग्रेज़ों की पॉलिसी में मुस्लिम्स को बेनिफिट देना एजेंडा होता तो उन्हें बेनिफिट देते इकोनॉमी के क्षेत्र में, उन्हें बेनिफिट देते एजुकेशन के क्षेत्र में, उनका अपलिफ्टमेंट करते, जो अपलिफ्टमेंट बिना सेपरेट इलेक्टोरेट के भी किया जा सकता था। लेकिन वो अपलिफ्टमेंट ना करके, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट आप दे दीजिए, उससे होगा क्या? ऑल इन ऑल आपने पॉलिटी के क्षेत्र में इंडियंस को दिया तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए या ना दीजिए, क्योंकि जो नुमाइंदे चुन करके आ रहे हैं लेजिस्लेचर में, उनको कोई ताकत तो है नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर तो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही है। ऐसे में फिर जो हिंदूज़ भी चुन के आ रहे हैं, जो मुस्लिम भी चुन के आ रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं है उस लेवल पर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया और स्ट्रांगली मुस्लिम लीग को खड़ा किया। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क, इन तीन लोगों के समर्थन के द्वारा एक वर्ग पैदा कर दिया। अब अल्टीमेटली यहाँ पर कम्युनलिज्म बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है किसके साथ? एक वर्ग के साथ, दैट इज़ द मुस्लिम। और कम्युनलिज्म यहाँ पर हिंदूज़ के साथ भी जुड़ा होगा। कैसे कम्युनलिज्म रिलीजियस कॉन्शियसनेस से कम्युनल कॉन्शियसनेस की तरफ आता है, और कैसे फिर ये कम्युनलिज्म अल्टीमेटली आपके रिलीजियस अप्रोच को ओवरपावर कर जाता है और एक मेन एजेंडा हो जाता है, सांप्रदायिकता ही आधार हो जाती है आपकी हर पॉलिसी का फ्यूचर में। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और क्यों ये मुस्लिम्स में इतना प्रेवलेंट हुआ, इतना डोमिनेंट हुआ। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मुस्लिम्स का सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम। देखिए, मुस्लिम्स एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़ एजुकेशन वाइज और ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज बहुत ही बैकवर्ड थे। मुस्लिम्स में एजुकेशन नहीं थी और ट्रेडिंग एंड कमर्शियल कम्युनिटीज़ भी मुस्लिम नहीं थे। अगर मुस्लिम्स में से कुछ लोगों के पास कुछ रिसोर्सेज थे तो वो सिंपली इसलिए कि या तो वो ज़मींदार थे या एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन थे, लेकिन ट्रेडिंग, कमर्शियल और एजुकेशन में उन्होंने कोई ग्रोथ नहीं की थी। ये समस्या ने कैसे परेशान किया उनको, क्या हुआ? देखिए, शुरुआत के 70 साल तक, यानी कि 1800 से 1870 तक, मुस्लिम्स मोस्टली रिएक्टिव और रिएक्शनरी रहे टुवार्ड्स द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए हैं तो मुझे एक बात बताएं, शासक कौन है? मुस्लिम। रीजनल किंगडम्स भी मुस्लिम है और सेंट्रल किंगडम मुग़ल भी मुस्लिम है। और एक तरह से जब आप पॉलिटिकल कंट्रोल ले रहे हैं किसी कंट्री का, तो आप सीधा सीधा नुकसान किसे पहुंचा रहे हैं? जो पहले से एक कम्युनिटी रह रही है, दैट इज़ द मुस्लिम। तो मुस्लिम्स को एक्सेप्टेबल नहीं था किनका रूल? ब्रिटिशर्स का। और सीधे सीधे आप देखें तो राइट भी किनके चले जा रहे हैं? ज़मींदारों के। किनके चले जा रहे हैं? एरिस्टोक्रेट्स। तो जब नई ब्यूरोक्रेसी आ रही है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ रहा है, तो पुराने ज़मींदार, पुराने एरिस्टोक्रेटिक सेक्शंस के राइट जा रहे हैं। और अगली इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, मुस्लिम सोसाइटी बड़े लेवल पर कंजर्वेटिव सोसाइटी भी थी, जो कुरान, हदीस और अपने ही मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस में हनाफी स्कूल ऑफ थॉट इनमें बिलीव करते थे, जो खुल करके साइंस, टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी, इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। तो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको लेकर के बहुत ही रिपल्सिव और रिएक्शनरी रहे मुस्लिम शुरुआती 70 सालों में। और यही कारण हुआ कि इनकी एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाई। यही कारण हुआ कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश्ड न्यू आस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का ये फ़ायदा नहीं उठा पाए। जब इन्होंने ब्रिटिशर्स के ट्रेड एंड कॉमर्स नेटवर्क का बेनिफिट नहीं उठाया, उस नए ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी का बेनिफिट नहीं उठाया, जब इन्होंने उस एजुकेशन का बेनिफिट नहीं उठाया, तो ये अपने कंटेम्प्रेरी हिंदूज़ काउंटर पार्ट से पीछे रहे। जबकि इसके बिल्कुल उलट, जो हिंदू ज़मींदार थे, जो हिंदू एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ थी, या जो हिंदू ट्रेडिंग एंड कमर्शियल सेगमेंट थे,
उन्होंने खुली बाहों से वेस्टर्न एजुकेशन का स्वागत किया। और आप देखेंगे कि अगर रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मर्स के तौर पर देखें तो शुरुआत में आपको बंगाल में और बंगाल में भी हिंदूज़ मिलेंगे। राजा राम मोहन राय की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, पूरा का पूरा टैगोर खानदान की बात कर लें, व्यापार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये सारे। इन्होंने जब ये वेस्टर्न एजुकेशन ली तो वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इनके कंसेप्ट में आ गया। इसकी वजह से इनकी आउटलुक बहुत ही सेकुलर और बहुत ही मॉडर्न हो गई। तो ये आउटलुक वाइज मॉडर्न और सेकुलर होने में सफल रहे क्योंकि ये जल्दी कंड्यूसिव हो गए थे ब्रिटिश रूल के द्वारा इस्टेब्लिश्ड पैटर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ। और इसी के वजह से इन्हें ज़्यादा लाभ मिला। ये जल्दी बैरिस्टर बने, ये जल्दी सिविल सर्विसेज में आ पाए, ये जल्दी आर्मी में एनरोल हो पाए, इनके कैंडिडेट्स जल्दी लेजिस्लेचर्स में आए। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा लाभ लेना शुरू हो गए अंग्रेजी शासन के द्वारा एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। और ऐसे में एक कंसेप्ट अनलैश हुआ 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का मेन कल्प्रिट माना जाता है मुस्लिम्स को। और अंग्रेज़ों ने उसके बाद रेशियल एंटागोनिज्म की पॉलिसी को यूज़ किया बहुत स्ट्रांगली और मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। 27,000 मुस्लिम तो दिल्ली में ही अकेले एग्जीक्यूट कर दिए गए थे 1857 के रिवॉल्ट के बाद। और आपको पता है मुस्लिम वहाँ से खदेड़े गए, दिल्ली से भगाए गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि बहादुर शाह जफ़र को, बहादुर शाह टू को गद्दी पर बैठाया रिबेलियस लोगों ने, तो मुस्लिम्स वापस से रिवाइवल करना चाहते हैं, फिर से सत्ता हथियाना चाहते हैं। ऐसे में उनको सत्ता के लिए नुकसान समझा और उन्हें वहाँ से खदेड़ा, इनको अलग कर दिया। अब इसकी वजह से अल्टीमेट रिजल्ट क्या आए? अंग्रेज़ों ने मुस्लिम्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हिंदूज़ को ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया, हिंदूज़ को ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और उस सपोर्ट की वजह से यहाँ पर क्या नतीजा निकल कर के आया? 1857 ऑनवर्ड 1880 तक हिंदूज़ बहुत मोटिवेट हुए, स्ट्रांग हुए, सर्विसेज में भी आए, पॉलिटिकल विंग्स भी बने उनके, आर्मी में भी आए, हर क्षेत्र में उनका ग्रोथ हुआ। लेकिन 1880s में आकर के 1875 ऑनवर्ड अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ हिंदुओं के प्रति भी बदली। जब उन्होंने देखा कि नेशनल मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गया है और एक तरह से जिन हिंदुओं को हम ही पोषित कर रहे हैं वो हमारे ही खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने इनको भी दबाने का काम किया कि अब ये भी इस लेवल पर रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए फिर एकदम से 1875 ऑनवर्ड मुस्लिम्स को समर्थन दिया हिंदूज़ के अगेंस्ट। और यहाँ से शुरुआत होती है सैयद अहमद ख़ान की। सैयद अहमद ख़ान को माना जाता है कि मुस्लिम कम्युनलिज़म के फाउंडर एक तरह से वो हैं। सैयद अहमद ख़ान एक थॉरो रिफॉर्मर हैं, थॉरो एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन अपने समय के 1880s के अराउंड आकर के वो एक स्टॉन्च कंजर्वेटिव हो गए पॉलिटिक्स की फील्ड में। यही कारण है कि सैयद अहमद ख़ान ने 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ, एक बहुत बड़े वर्ग को, मुस्लिम समाज को कांग्रेस के ऑपोजिशन करने को कहा। बदरुद्दीन तैयब जी की लोग बात ना सुने, इसके लिए उन्हें मोटिवेट किया। अंग्रेज़ों के प्रति लॉयलिस्ट और सबमिसिव रहने को कहा और ये कहा कि अंग्रेज़ों का शासन बहुत बेहतर है, क्योंकि जब अंग्रेज़ गए तो जनसंख्या का ज़्यादा बड़ा हिस्सा हिंदूज़ हैं और ये हिंदूज़ शोषण करेंगे मुसलमानों का, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक अंग्रेज हैं। तो हमें अंग्रेजी राज का समर्थन करना है, हमें हिंदुओं को, ब्राह्मणों के द्वारा लैस ये कांग्रेस का विरोध करना है, हमें इसके खिलाफ़ जाना है। और उन्होंने मुसलमानों को कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो, इसलिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बनाया कि नई एजुकेशन को देखो, नए तौर तरीक़ों को सीखो, नई पॉलिटिक्स को समझो, गवर्नमेंट सर्विसेज में आओ, आर्मी में आओ, डिफेंस में आओ, लेजिस्लेचर्स में जाओ। उन्होंने मोटिवेट किया। तो मुस्लिम समाज के अंदर एक अवेकनिंग बहुत देर से हुई एज़ कम्पेयर टू हिंदू समाज। और जब उनके अंदर अवेकनिंग हुई तो उनको ये नज़र आया कि क्योंकि हम मुस्लिम थे इसलिए हम डिसएडवांटेज पर रहे लंबे समय से अंडर द ब्रिटिश रूल, और हमारी डिसएडवांटेज का कारण हमारा धर्म बना, क्योंकि अपने धर्म के कारण से अंग्रेज